Hi, good morning. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu consultants. Friends, in this program, I always take a new topic which is very essential to know the basics of Vastu as well as to know the positive and negative vibrations of your house. How Vastu is going to affect your life, your personal life and your health life. It's a very crucial question. And it is so crucial that if you are going to ignore any single point of Vastu Shastra while making your house, while purchasing your house or while getting any house or any building for your rent purpose, then it is going to put the negative impact on you. साथियों, मैं वास्तु पर जब बात करता हूं तो उसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि एक कुछ इस ढंग से समझाऊं अपने साथियों को, अपने हम जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस तरह से समझाऊं, इस तरह से उनको बताऊं कि वो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझ सकें। आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में कि जिसके बारे में हर वास्तु कंसल्टेंट नहीं जानता। यानी इंडिया में जो वास्तु कंसल्टेंसी चलती है, जो वास्तु कंसल्टेंट्स बताते हैं, तो वो वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, इट्स वेरी सिंपल। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो वास्तु कंसल्टेंट यहां पर हर रोज नया वास्तु कंसल्टेंट पैदा होता है इंडिया में। साथियों, बुक्स पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ बातें पता चल जाती हैं, दो चार बातें, और उसके बाद में एडवाइस करना शुरू कर देते हैं वो लोग वास्तु के विषय में दुनिया को। वास्तु इन इंडिया इज फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट टाइम. It was founded by a rishis, munis, almost 5,000 years back. It's not a new thing for India. बहुत पुराना ज्ञान है वास्तु का, लेकिन इसकी सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत बार समस्याएं आ जाती हैं। साथियों, हमसे बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने मकान तो अपना पूरा का पूरा वास्तु से बनाया, कोई गलती नहीं की मकान बनाने में, हमने सब कुछ वास्तु का जैसे वास्तु में लिखा होता है वैसे कुछ कुछ के हमने बना लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, कंफर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, जब भी हम वास्तु की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस के अंदर, इंडिया की बात नहीं है, जब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां का हमें जो है लॉन्गिट्यूड, वहां का लैटिट्यूड हमें पता होना चाहिए कि हम अर्थ के इस जो हमारी भूमि है, हमारे जो संसार है, हमारा वर्ल्ड है, इसके किस पार्ट में खड़े होकर या किस पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यानी यहां पर मैं साफ साफ और सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु और सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु में डिफरेंस है। बहुत से पार्ट, जैसे कि पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या और भी ऐसे बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं आते बल्कि सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। अगर आपने वहां के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो सभी प्रिंसिपल जिनका कंसर्न हमारी अर्थ के लोकेशन से है, इसके रोटेशन से है, इसके टेक्सचर से है, वो प्रिंसिपल जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं बदलेगा तो वो जिसका कंसर्न है हमारी अर्थ की लोकेशन से, हमारी डायरेक्शन से, इसके अलावा अर्थ के मूवमेंट से, कैसे अर्थ घूमती है, किधर से चलती है हमारी अर्थ और कहाँ जाती है। यानी हमारी अर्थ हमेशा जब घूमती है तो हमें मालूम है कि वेस्ट ईस्ट घूमती है, यानी सूरज तो वहीं रह जाता है जहां पर सूरज को होना चाहिए। सूरज की तो जो लोकेशन है दैट इज स्टेशनरी, सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मूविंग। अर्थ अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है, इमेजिनरी एक्सिस है। इसीलिए ये जो वास्तु शास्त्र है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है तब जब हम इसके बारे में बात करते हैं एक साइंटिफिक रेफरेंस में, लॉजिकल रेफरेंस में, ताकि ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है वास्तु की, ये बन पाए ऑथेंटिक। वास्तु इन इंडिया इज known to almost everybody who has got some interest on Vastu or in astrology or in other occult sciences. The basic knowledge of Vastu is prevailing in India for the last many years. Thousands of years back it was consecrated.
लेकिन किताबों को पढ़ लेना, दो चार बातों को जान लेना, ये कॉमर्शियल वास्तु में, ये जो है एक तरह से प्रोफेशनल वास्तु में नहीं आता। प्रोफेशनल वास्तु अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा या सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको वहां की अर्थ वाइब्रेशंस को चेक कराना होगा कि अर्थ की अपनी एनर्जी कैसी है। अगर वहां पर यूनिट्स 8800 यूनिट से अगर कहीं पर कम होगी तो वहां पर बिल्डिंग का बनना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अर्थ के नीचे बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत से स्ट्रेस होते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, आर्टमन लाइंस होती हैं, ली लाइंस होती हैं, करी लाइंस होती हैं, बहुत से ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिनके बारे में अभी वास्तु वालों को पता भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से कंट्रीज में इस पर बहुत लंबी चौड़ी खोजबीन हो चुकी है, बहुत काम किया है उन साइंटिस्ट ने जो जानना चाहते हैं कि इन सब चीजों की जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं, नेचुरल पावर्स होती हैं, इन सब की असलियत क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ऑल द नेचुरल फोर्सेस बीइंग डिफाइंड बाय द शास्त्रास, वेदास, एपिक्स, धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है इन सब बातों का। उनके पीछे साथियों डेफिनेटली कोई ना कोई तो उनके पीछे लॉजिक रहा होगा, बिना लॉजिक तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। वो लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत रिसर्च हो रही है, जिसमें कि फ्रांस में पेरिस है, पेरिस के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इसके बारे में काफी काम हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अनएंडिंग प्रोसेस है। तो इंडिया में जब हम वास्तु करते हैं तो हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि सबको पता है कि किचन कहाँ होना चाहिए, हमारा बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, हमारा टॉयलेट कहाँ पर हो, ड्राइंग रूम कहाँ पर हो, मेन एंट्रेंस कहाँ पर हो, फ्रंट एंड बैक जो हमारे कोर्टयार्ड होते हैं वो किस तरह से लोकेट करें, कहाँ पर बने हो, वो सब चीजें, कौन से पेड़ पौधे वहां पर यूज किए जाएं, कौन से वहां पर प्लांट्स लगाएं, कौन से आर्टिफिशियल या रियल प्लांट्स वहां पर यूज किए जाएं, कौन से एरिया में कौन सा प्लांट अच्छा होता है, कौन सा प्लांट नेगेटिव है, कौन सा प्लांट पॉजिटिव है, इनको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस के पौधों को, जो कि रेगिस्तान में पैदा होते हैं, इनमें कांटे होते हैं बारीक बारीक और बहुत ज्यादा चुभने वाले होते हैं, उन्हें हम अवॉइड करते हैं, उन्हें घरों में यूज नहीं करना चाहिए। साथियों कैक्टस यूज नहीं करना चाहिए, आपको बोनसाई भी यूज नहीं करनी चाहिए, खास तरीके से उन पौधों की बोनसाई जिनको कि हम जो है देवता मानते हैं, हम कहते हैं देवता पौधे, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बड़ हो गया, गूलर भी हो गया, गूलर को भी अवॉइड ही करते हैं। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनको कि ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम अपने घर में बोनसाई के रूप में यूज करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जड़ें काटते हैं, जड़ें काटने के बाद उनको सफोकेट करते हैं, उनको हम किसी गमले में कहीं छोटी जगह पर लगाते हैं। ये वो पौधे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी थी, जिनको हजारों साल जीना था, बहुत से पशु पक्षियों को, राहगीरों को, चलने वालों को, मुसाफिरों को जिसने कंफर्ट देना था, उन पौधों को हमने, उन बड़े बड़े पेड़ों को हमने बोनसाई बना दिया, उनको हमने सफोकेट कर दिया, उनको हमने घोट दिया उनके जीवन को। साथियों अच्छा नहीं होता। पेड़ पौधों में भी जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले कहा था, प्रूव भी किया था उसने कि पौधों में भी जान होती है, इनमें भी जीवन होता है, तो क्यों सफोकेट करते हैं किसी पौधे को। खैर इसके अलावा हम जो है अवॉइड करते हैं पौधों को भी जिनमें से कि बहुत तेज दूध निकलता है, जैसे कि बहुत से रबर प्लांट्स होते हैं, बहुत सी वैरायटीज और भी होती हैं जिनको जरा सा उसका पत्ता तोड़ेंगे तो वहां से उसमें से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे पौधों को भी अवॉइड करते हैं। इसके अलावा आ जाता है माइक्रो वास्तु। माइक्रो वास्तु में क्या डिफाइन करते हैं? माइक्रो वास्तु में डिफाइन करते हैं कि जब भी आप कोई चीज, कोई जगह बना रहे हैं तो वहां पर जो है उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। यानी माइक्रो में आता है कि सपोज कि आपने किचन बनानी है तो किचन में गैस स्टोव कहां पर आना चाहिए, पानी कहां पर, सिंक कहां पर आना चाहिए, फ्रेश फूड धोने के लिए जो पानी है वो कहां आना चाहिए, पीने का पानी कहां रखना चाहिए, आरओ सिस्टम कहां पर आना चाहिए, और उस किचन में जो है खाने पीने का सामान जो स्टोरेज करते हैं हम, फूड सब होता है, वो कहां पर होना चाहिए, विंडोज कहां पर होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन कहां से आना चाहिए, पत्थर कैसा लगना चाहिए वहां पर, और कौन सी वॉल के ऊपर जो है स्टोरेज के लिए वहां पर कैबिनेट या कबर्ड बनाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप टॉयलेट बना रहे हैं तो टॉयलेट का माइक्रो भी होता है। टॉयलेट के माइक्रो में क्या आता है कि उसके अंदर जो आपने डब्ल्यूसी लगा रहे हैं, आप जो सीट लगा रहे हैं, वो सीट कहां पर आएगी, यानी बैठने वाले का फेस कहां पर जाएगा, और इसके साथ साथ उसमें जब पानी के नल आएंगे नहाने के लिए या हाथ धोने के लिए, वॉश बेसन है या वहां पर आपने लगाने हैं बहुत सी चीजें ऐसी भी जिनको यूज करेंगे यूटिलिटी के लिए आपके काम आएंगे, जहां जिसमें अपन ड्रायर यूज करना है, आपने वहां पर जो है गीजर यूज करना है, वहां पर आपने पावर पॉइंट भी यूज कर रहे हैं, लाइटिंग यूज करनी है, आपने वहां पर
आर्टिफिशियल लाइट्स भी यूज करनी है और भी बहुत सी चीजें मीन्स यूज करनी है। कोई ना कोई विंडो होनी जरूरी है किसी भी बाथरूम में। वो विंडो कहाँ पर होगी, वहां से कैसी लाइट आएगी, वहां का ग्लास कैसा लगेगा, उसका साइज कैसा होगा, किस दिशा में लोकेट करेगी, बहुत सी बातें हैं ध्यान देने की माइक्रो वास्तु में। इसी तरह से और जगह होती है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी है तो कहां से स्टार्ट होगी, किस दिशा से स्टार्ट होगी, कहां जाएगी और कहां जाके ओपन करती है, कहां पर उसका दरवाजा लगता है, कितने स्टेप्स उसमें बनते हैं, स्टेप्स की जो राइजर की हाइट कितनी है, उसका थ्रेड की चौड़ाई कितनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने उसमें होने चाहिए, नंबर ऑफ राइजर्स उसमें कितने होने चाहिए, कैसा स्टोन उसमें होना चाहिए, किस दीवार के साथ उसको होना चाहिए, किस दीवार के साथ में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी भी किसी भी सीढ़ी को नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई सीढ़ी बनानी है तो कभी भी नॉर्थ में और ईस्ट में ना बनाए, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत हल्की होती हैं। अगर आपने ईस्ट में बना दिया तो वो दीवार भारी हो जाएगी, वहां पर वेट पड़ जाएगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी वहां पर, और वहां पर रहने वालों को कंफर्ट नहीं मिलेगा। फिर वो बोलेंगे हमें इस मकान में, नए मकान में सफोकेशन फील होती है, वहां पर अच्छा नहीं लगता, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। इन सबसे बचने के तरीके कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं तो फिर पूरी तरह से विश्वास करें और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको सबको ध्यान से पढ़ें, उनको ध्यान से देखें। आप उनमें पूरा डिटेल भी आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ मेरे टीवी प्रोग्राम्स बहुत से चैनल्स पर अब तक रिले हुए हैं, टेलीकास्ट में और अभी हो रहे हैं, उनको देख सकते हैं। एक एक बात को ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और हर बात का लॉजिक जानिए। अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि जो आपको बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि देवी देवताओं के नाम पर या किसी राक्षस या किसी और ऐसी चीजों के नाम पर वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि साइंटिफिक लॉजिक होता क्या है और आपको बता नहीं पा रहा है, इसलिए वो जो है देवी देवताओं का, भगवान का नाम का, उनके नाम का जो है वो सहारा दे रहे हैं। जानिए, हर बात का लॉजिक जानिए, क्योंकि आज का जमाना जो है ये सिर्फ बेवकूफ बनने और बनाने का नहीं है, ये जो है बात को समझने का है। अच्छी तरह से समझिए हर बात को कि क्या क्या चीजें किस तरह से यूज करनी चाहिए, क्या चीज कहाँ होनी चाहिए। साथियों, आज जमाना सब साइंटिफिक वास्तु का आ गया है, तो हर बात के साथ साथ आपको उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए और उसकी आपको जो है साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन भी पता होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।